नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। भगोड़ा विजय माल्या लंदन में 70वें बर्थडे की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। उसमें एक और भगोड़ा ललित मोदी भी नजर आ रहा है और ये वीडियो भी इन दोनों भगोड़ों ने ही जारी की है। इस वीडियो ने देश का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एजेंसीज की नाकामी, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन चिंतन का दौर शुरू हो गया है। ये वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में भगोड़ा ललित मोदी कह रहा है कि हम 2 भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। इन शब्दों ने देश का मजाक बना दिया है, एजेंसीज का मजाक बना दिया है। बवाल बढ़ा तो विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा रुख इख्तियार किया, रिएक्शन दिया। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। इसमें हर एक पहलू पर मैं करूंगा बात, फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम से लेकर भगोड़े होने तक में क्या कुछ चीज़ें रहती है, क्या कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पर बात अगर आ जाए तो आपके जैसे मेरे जैसे लोगों पर तुरंत एक्शन होता है। लेकिन जो ऐसे भगोड़े हैं, जो 7 समुंदर पार भी बैठे हैं और कानून को चिढ़ाने का भी दम रखते हैं, इनके हौसले कैसे तोड़ेंगे, इस पर होगी एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। देश से भागे भगोड़े ललित मोदी ने हाल ही में लंदन में विजय माल्या का 70वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसने भारत में हंगामा मचा दिया है। वीडियो में ललित मोदी कैमरे की ओर देखते हुए कह रहे हैं, हम 2 भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। इस दौरान विजय माल्या भी वीडियो में हंस रहे हैं। The biggest fugitive from India. You know, you're lucky that we haven't brought that photograph with you hanging upside down. I know. I asked it for it. We're gonna get it. I have it. You have it. Perfect. That's भारत में हंगामा मचाने वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ललित मोदी ने पोस्ट किया। इसके साथ ये लिखा भी कि मुझे इंटरनेट पर फिर से ऐसा कुछ करने दो जिससे हंगामा मच जाए। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त विजय माल्या। ललित मोदी के इस वीडियो पर अब देश के विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि भारत में वांटेड भगोड़ों को देश वापस लाया जाए। इस विशेष मुद्दे पर हम कई सरकारों से बातचीत कर चुके हैं। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ से भागे हुए लोग हैं, हमारे कानून के दायरे से भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे। इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और हमारा प्रतिबद्ध। रणधीर जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि प्रक्रियाएं जारी हैं। इनमें से कई मामलों में कानूनी पेचीदगियां कई स्तरों पर शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ललित मोदी और विजय माल्या दोनों पर भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप को लेकर केस चल रहा है। दोनों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, लेकिन दोनों ही इन आरोपों को नकारते हुए हमेशा ही नजर आए। विजय माल्या जहां 2016 से ब्रिटेन में है, उन पर बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी। वहीं ललित मोदी 2010 में आईपीएल से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। अब देखना होगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह बयान कितना ललित मोदी और विजय माल्या को परेशान करने वाला है और विदेश मंत्रालय इन दोनों को वापस लाने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये दोनों भगोड़े आप देखिए, चेहरे पर कोई डर नहीं, बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां से भी खुद ललित मोदी कह रहा है, वी आर द बिगेस्ट फ्यूजिटिव ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। गुरूर है चेहरों पर। प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है। एजेंसीज हमारी लगातार कह रही है काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। इस दिशा में कई और चेहरे जो वापस भी लाए गए हैं, प्रत्यर्पण की प्रक्रियाएं भी हो रही है। लेकिन ये जो बेफिक्री है ना चेहरों पर, ये भारतीयों को पसंद नहीं आई। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ अश्विनी राणा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर है वॉइस ऑफ बैंकिंग की। अश्विनी सर, नमस्ते कर रहा हूँ, गुड इवनिंग करता हूँ। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट
संजय जी भी जुड़ रहे हैं। संजय चड्डा साहब को आपने देखा होगा, बहुत स्माइलिंग है और बहुत फैक्ट के साथ बात रखते हैं। संजय सर, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। और इसके साथ साथ एलन राव सर भी जुड़ेंगे, फॉर्मर डीसीपी एंड दिल्ली पुलिस के। और मेरे साथ एमएल शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई। मैं उनसे भी बात करूंगा। शर्मा सर, मैं आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग करता हूं। शुरुआत अश्विनी दा मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। अश्विनी दा, हजारों करोड़ के घोटाले, अश्विनी दा, एजेंसीज कह रही है हम काम कर रहे हैं, पिछले कई दशकों से चीज़ें चल रही हैं, सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व रही, एजेंसीज इन्वॉल्व रही, ऑब्वियसली पैसों का लेन देन है, ईडी की भी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी इसमें एंट्री। मैं क्या मानूं, ये जो लाचारी देखना चाह रहा था वो तो कहीं है नहीं। लाचार तो वो लोग हैं जिनका पैसा बैंक में था, लेकर ये लोग भाग गए, उड़ गए, फुर हो गए और लंदन में मज़े कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं और बहुत गुरूर के साथ कह रहे हैं वी आर द बिगेस्ट फ्यूजिटिव ऑफ इंडिया। क्या फेल हो गया? सिस्टम ही फेल हो गया क्या? देखिए, सिस्टम फेल था, हम ये कह सकते हैं कि उसके कारण ही, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, तो बहुत सारे केसेस हैं। सरकार ने भी उसको बताया तो 134 से ज्यादा थे, बहुत सारा को वापस सरकार लेके आई है जी। और अब क्या होता है कि हम कई बार जब बात होती है भगोड़ों की, ये तो 2-3 नाम ही आते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये आज का ये काम शुरू नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि भाई, सरकार को मैं कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस सरकार ने कम से कम 2018 में एक कानून बनाया कि भाई उनको किस तरह से पकड़ा जाए, लाया जाए। और इसमें जो इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व है, दूसरे देशों के जो कानून है वो इन्वॉल्व है। भारत बार बार उनको अगर लिखता भी है और वहां से वो कह भी देते हैं, फिर भी वहां के कोर्ट जो है, वहां की, क्योंकि उन्होंने वो सिटीजनशिप ले रखी है, वो कोर्ट के जो है वहां पर रुकावट आती है। तो यानी प्रोसेस जारी है, लेकिन सरकार भी सीरियस है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि भाई ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये जो चेहरे हैं यही जो है इस खेल का खिलाड़ी हैं, या इसके पीछे और भी खिलाड़ी हैं? तो उस तय तक भी जाने की जरूरत है। कौन बैंक वाले उसमें खिलाड़ी थे, कौन पॉलिटिशियन खिलाड़ी थे, इन सबको भी लपेटने की जरूरत है। और किन किन की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जिसके कारण से ये सब लोग यहाँ से निकल गए। तो इसलिए ये तो एक मोहरा है, मोहरे के साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनका भी नाम कहीं आना चाहिए। भला ये नहीं कि वो छूट जाए, इन्हीं के पीछे सरकार पड़ी रहे। ये एक आदमी का खेल नहीं है, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं खेल होता है, और जिसके अंदर पॉलिटिशियन हो, बैंकर हो, ये सब की मिली भगत के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि ये पहले हुआ क्यों, फिर भागे क्यों। इतना बड़ा लोन माल्या को दिया गया, उन लोगों ने क्या हुआ? एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आज एक बैंक में एमडी है, वो जब जनरल मैनेजर थे एक बैंक में, उन्होंने पार्टी को लोन दिया, लोन डूब गया। सीबीआई ने पार्टी के एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसको छोड़ दिया। वो जनरल मैनेजर से ईडी बन गए, ईडी से एमडी बन गए। यानी सिस्टम का फेलियर जो है वो सामने दिखता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों में सुधार की जरूरत है। और ये इस प्रकार से जो इस तरह के लोग होते हैं वो नेचुरली एक करने की कोशिश करें कि भारत के अंदर जो हम इस तरह का कोई उन्होंने जो वीडियो डाल के, सरकार अपना काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसको लार्जर स्केल में इसके ऊपर काम करने, ताकि आगे फ्यूचर में इस प्रकार से कोई जो है भारत का जो लोगों का पैसा लेके भाग ना सके, उसको नकेल कसने की ज्यादा जरूरत है। परफेक्ट, आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। मुझे स्क्रीन पर राव सर भी नजर आ गए हैं। राव सर, गुड इवनिंग कर रहा हूँ। शर्मा सर, मैं आपके पास आ गया। शर्मा सर, आप सीबीआई से भी जुड़े रहे हैं और सीबीआई ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में उसकी अपनी एक धाक है कि भाई सीबीआई है भारत की बहुत स्ट्रांग एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत साफ गोई से बात रखते हैं, क्या चार्जशीट इतनी मजबूत नहीं थी कि एक्स्ट्राडिक्शन की जा सके इन भगौड़ों की? नहीं, वो इश्यू नहीं है जी। चार्जशीट बहुत मजबूत है जी, और सीबीआई की चार्जशीट हमेशा मजबूत रही है। लेकिन हम जब एक्सट्रैडिशन की बात करते हैं जी, तो इसमें दूसरा देश इन्वॉल्व हो जाता है। तो उनका अपना सिस्टम है। तो उसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सट्रैडिशन के लिए जी। एक तो होता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी का, यानी कि जो हमारे यहाँ अपराध है वो उस देश में भी अपराध होना चाहिए। और
दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, जी। यानी कि जिस अपराध में हम एक्सट्रेडिशन मांगते हैं अगर वो इंडिया में वापस आता है तो उसी अपराध में ही उसकी ट्रायल हो सकती है और किसी अपराध में नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। उनका सिस्टम जो है इंग्लैंड में ज़्यादा स्लो है और वैसे भी ये एक्सट्रेडिशन जल्दी हो या देर से हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो देश एक्सट्रेडिशन किसी क्रिमिनल का भगोड़े का मांग रहा है उसकी संसार में दुनिया में धाक क्या है, मिलिट्री पावर क्या है, इकोनॉमिक पावर क्या है और हमारे प्रधानमंत्री का उस देश के प्रधानमंत्री के साथ संबंध कैसा है। जी। तो उसमें ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें भी आ जाती हैं और इस कारण कभी कभी डिले भी हो जाता है। तो इंडिया जो है वो तो अर्नेस्टली, हमारी सरकार कोताही नहीं कर रही है, बड़ी अर्नेस्ट है क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स आ गए हैं और हर साल एक्सट्रेडिशन से 10-15 क्रिमिनल आजकल आ रहे हैं और दुबई जैसे देशों में और नेपाल जैसे देशों से तो एक्सट्रेडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डिपोर्ट कर देते हैं जी। सीधा कान पकड़ के हवाई जहाज़ में बिठा देते हैं और अपने कंट्री में आ जाता है। लेकिन इंग्लैंड में कागजी सरकारें हैं और सरकारें बदलती रहती हैं तो इसलिए थोड़ा देर ज़रूर हो रही है, लेकिन इसमें कोई हिम्मत हारने की बात नहीं है। ठीक है। मेरा तो कहना ये है कि अब हमारा जो BNSS है, भारतीय जो नई CRPC आई है, जी। उसके तहत एक्स पार्टे ट्रायल का नया विधान आ गया है। एक्स पार्टे ट्रायल का मतलब ये हुआ कि अगर क्रिमिनल नहीं भी है कोर्ट के सामने, इंडियन कोर्ट के सामने पेश नहीं भी है तो भी उसकी ट्रायल की जा सकती है और ट्रायल करने के बाद उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। तो सज़ा सुनाने के बाद जब कभी वो अपने देश में वापस आएगा उसके ट्रायल के सारे अधिकार, क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार ख़त्म हो जाएगा और सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि देर तो है, हाँ। लेकिन अंधेर नहीं है। ये अच्छी चीज़ इसलिए है। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। Done। हमारी सरकार, ख़ासतौर से मोदी सरकार, बड़ा अर्नेस्टली भगोड़ों का पीछा कर रही है। परफेक्ट। ये है। परफेक्ट था। मैं वापस आ रहा हूँ। संजय सर प्लीज़ आप आ जाइए। संजय सर, मैं आपसे देखिए बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, लॉ की भाषा तो आप बेहतर तरीके से समझा ही पाएंगे मुझको भी, दर्शकों को। लेकिन जब भारत जैसा बड़ा देश कह रहा है भगौड़े हैं, भगौड़े हैं, भगौड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वैसे भी पेश कर ही चुके हैं, फिर ये वापसी क्यों नहीं, या फिर मैं इन शब्दों को मॉडिफाई कर दूं कि वापसी में देरी क्यों? बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं। जी। अश्विनी जी ने बताया कि क्या कारण है कि बाकी लोगों पे एक्शन नहीं हो रहा है, इन पे हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज, बड़ा मुझे आशा नहीं थी, अश्विनी जी को ये नहीं कहना चाहिए था, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि सवाल इन भगोड़ों का है, पहले शर्मा जी ने से भी आपने पूछा, उन्होंने भी सरकार के मजबूत कदमों को बता दिया कि बहुत कदम ले रहे हैं। हाँ। लेकिन आदरणीय शर्मा जी ने यह भी कहा कि ये पॉलिटिकल जो मजबूती है वो तमाम चीजें भी हैं। तो उनकी बात से अगर मैं लहूं, 11 साल हो गए इस सरकार को, क्या पॉलिटिकल मजबूती दिखती नहीं है? मैं किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबको, अभी तो आजकल दौर ऐसा है कि सबको प्रशंसा करनी है सिर्फ। आप देखिए 3 तरीके के केसेस हैं, जो ईडी का केस है, सीबीआई का केस है, इसके अलावा फ्रॉड रिलेटिंग टू द बैंक्स के जो हैं वो हैं। ये 3 तरीके के प्राइमरली केसेस हैं। देखिए, एक्सपेडिशन के लिए एक बहुत अहम, बहुत अच्छी बात कही शर्मा जी ने कि क्या क्या प्रे रिक्विजिट है कि डुअल, जो हम जिस ऑफेंस के लिए उनको दोनों देशों में ऑफेंस होनी चाहिए और जिस ऑफेंस के लिए ट्रायल करना है उसी ऑफेंस के लिए ही कर सकते हैं और किसी ऑफेंस के लिए नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत अहम बात जो मैं बताना चाहता हूं, देखिए एक्सपेडिशन के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर यथाशीघ्र एक्स्ट्राडिशन करना है तो आपको दोनों देशों के मध्य संधि होनी चाहिए। यहां पे दोनों देशों के, हमारे टोटल 42 मुल्कों के साथ एक्सपेडिशन की ट्रीटी है, उनमें यूएस यूके दोनों आते हैं, तो ट्रीटी उपलब्ध है, पहली बात। दूसरी जो अहम बात है, एक्स्ट्राडिशन को रोकने के लिए उन्होंने वहां के लोकल कोर्ट में अपील किया था, अपील नहीं, केस किया था, जो केस डिसमिस हुआ।
ये जो नीरव मोदी हैं, इनका तो 2019 में हो गया था, प्री कोरोना हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने अपील करी, अपील निरस्त हो गई, अपील निरस्त हो गई। अगर आप मुझसे आज पूछें कि क्या कारण है, तो मैं समझता हूं कि 3 मेजर कारण है जिनकी वजह से मैं बहुत कटु बोल रहा हूं। अगर मुझे पोखरियाल जी रुकना है तो मैं रुक जाऊंगा। 1 मिनट और बोल के अपनी बात समाप्त। संजय दा, इट्स नीडेड, बोलिए आप। थैंक यू। इट्स नीडेड। मैं थोड़ा सा कड़वा अवश्य बोल रहा हूं, लेकिन आपके सारे पैनलिस्ट का मैं बहुत सम्मान और जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सम्मान भी उनका करता हूं। देखिए, सबसे जो अहम चीज है जिसका कारण है ना होने का, वो है एक को सीक्रेट लीगल इशू कहते हैं बार बार उसको, कि एक जो यूके गवर्नमेंट को सॉल्व करना है वो हमारी गवर्नमेंट को नहीं करना है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट का प्रेशर होना चाहिए उनके ऊपर कि भाई क्या ये 11 साल हो गए या 10 साल हो गए या 8 साल हो गए एक्सट्रेडिशन के लिए नहीं है। इसके अलावा वो बार बार जो है पुष्टि कर, दूसरा कारण जो है वो बार बार आके एप्लीकेशन डाल दें कि हमें असाइलम चाहिए, हमें डर है। अभी बहुत रिसेंटली आप सब जानते हैं 17 दिसंबर, आज हम बैठे हैं 27 दिसंबर, आज से 10 दिन पहले एक पिटीशन डाली गई है कि नए तथ्य आ गए, हमारे केस को पुनः खोला जाए। तो लीगल इम्पेडिमेंट्स, लीगल लूप होल्स जिन्हें कह सकते हैं, वो भी हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। बट सबसे अहम बात जो मैं बड़ी पुख्ता तरीके से कह रहा हूं, आज सरकार को, हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं, हम ये एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। और अश्विनी राणा जी की बात का मैं 100% सहमति कहता हूं कि बाकी लोगों को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को शर्मा जी इस चीज की पुख्ती करेंगे कि आप तभी पकड़ सकते हैं जब ये लोग आ जाएंगे, ये बताएंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तभी उनको पकड़ सकते हैं ना। आप स्वतः तो ये एक्शन नहीं ले सकते ना कि किस ईडी ने इन्फोर्समेंट का जो ऑफिसर है उसने लोन दिलवाया, किसने क्या क्रिया किया। इनके बयानों की बहुत आवश्यकता है। और समराइज में अपनी बात को करते हुए एक बात कहना चाह रहा हूं, लास्ट बात, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट आया था हमारा, उस एक्ट के बाद इन और नए कानूनों के तहत, क्योंकि नए कानून नहीं इन पे लागू होंगे, क्रिमिनल लॉ के जो नए कानून है वो इन पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये हमें बड़े स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता क्रिमिनल लॉ का। तो इनका ट्रायल फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट के तहत हमको जो पुख्ती और मजबूती दी गई है, उस लॉ के तहत इनका ट्रायल होगा, और वहां पे इनके ना होने से भी प्रभाव नहीं पड़ता, हम लोग ट्रायल कर सकते हैं। ट्रू। तो शब्द कटु हो सकते हैं संजय दा, लेकिन यकीन मानिए, मैंने कहा ना कि ये शब्द जो लीगल शब्द है, ये तो आपकी ताकत है, लेकिन हर भारतीय के मन में सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी अपनी लैंग्वेज में, उसके अपने शब्दों में यही चीजें होंगी। वो कह रहे हैं, हाँ संजय भाई यही तो कह रहे हैं जो मैं भी समझ रहा हूं, एक आम आदमी भी समझ रहा है कि मेरी एक EMI बाउंस हो जाए तो बैंक वाले घर आ जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, आराम से बात भी नहीं करते। किसी का एक लोन हो, एक आई नो सर, आई नो, एवरीबॉडी नोस अबाउट इट। हाँ, और ये करोड़ों खरबों रुपए लेके भारत के, हम, मेरे, आपके, अश्विनी जी के, शर्मा जी के, कोई राव साहब के, हमारे पैसे लेके डिबेट कर करके दाम, मैं तो ये डिबेट कर करके थक गया हूं। मैं आज से कुछ साल पहले भी ये डिबेट कर रहा था, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, मैं आज भी वही डिबेट कर रहा हूं। मैं अपनी पुरानी डिबेट भी प्ले कर दूं तो लगेगा आज ही की डिबेट है ये। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। एक सबसे अहम बात कि जिस तरीके का वीडियो वो ट्वीट कर रहे हैं, आप देखिए हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं वो, इस तरीके का वीडियो ट्वीट करके। डर तो हो, चोरी और सीना चोरी दोनों हो रहा है। लगता है मुझे ज्यादा दर्द है, और जिन व्यक्तियों को जो सीट पे बैठे हैं, उनको इतनी इसका कोई कष्ट नहीं है। राव साहब भी मेरे साथ है। राव साहब प्लीज आप आ जाइए। आपका थोड़ा नेटवर्क भी आ जा रहा था, आप ट्रैवल कर रहे हैं, श्योर, लेकिन आप आए, आपने वक्त दिया, उसके लिए तो आभार है ही आपका। लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए, अब तो बच्चा पूछ रहा है भाई, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, ये तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि क्या करके आए हैं, ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और एट दी एंड, क्योंकि आप खुद दिल्ली पुलिस में रहे हैं, आपने कई केसेस को देखा है, सब इसी उम्मीद से सुन रहे होंगे कि राव साहब अब क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे का यही सवाल कि जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, एजेंसीज कहाँ थी? आज वो लंदन में पार्टी कर रहे हैं। जी रोहित जी नमस्कार। नमस्ते दा। सभी माननीय को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूवर्स को नमस्कार। ये तो बात मैं देख रहा हूँ, इनको पार्टी जो कर रहे हैं ना, वो उसका
सीधा सीधा मतलब ये है कि ठेंगा दिखा रहे हैं बताइए। हमारे देश को, ठेंगा बताइए। कि आप कर लो, क्या कर लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहीं ना कहीं जो लीगल इम्पेडिमेंट्स की, शर्मा जी ने बड़ी डिटेल में बात बताई है, संजय चड्डा जी ने बता रहे हैं, वैष्णो जी बता रहे हैं, ये लीगल इम्पेडिमेंट्स यहाँ नहीं है, ये वहाँ के, ये गए वहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ एक कंट्री जहाँ पर ज्यादा लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं, जहाँ पर दर पे दर वो अपना केस खत्म होता है, फिर एक और एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर वहाँ पर और कुछ अपना प्ली लगा देते हैं, और उसी के आधार पर वहाँ पर लंबा, जैसे हमारे यहाँ से भी ज्यादा लंबा हो रहा है, यानी 9 साल से आदमी अंदर है, 9 से कई ज्यादा साल से वो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हैं। और हम कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, हमारे इंटरपोल और सीबीआई के ऑफिसर्स लगातार जो क्वेरीज है वहाँ की सारी क्वेरीज का जवाब भी दे रहे हैं। हाँ। और जो ऑफेंस की बात है वो मैं आपको एक और बता दूं, अभी सीबीआई के थ्रू हमने एक, हमारा केस था अबू सलीम, उसको हम लिस्बन से लेके आए थे। अच्छा। लिस्बन में भी ये कंडीशन थी, वहाँ एक्स्ट्राडिशन हो गया था, वो भी थोड़ा टाइम लगा था लेकिन वहाँ हो गया था, लेकिन वहाँ भी एक कंडीशन लगी थी कि इसको आप, एक कंडीशन लगाई थी कि आप इसको ऐसे केस में ट्रायल नहीं करेंगे जिसमें फांसी की सजा हो, और हमें माना, और उसके बाद हम लाए उसको यहाँ पर, और वो केस, वो वाला अपराध छोड़कर बाकी सभी में उसको सजा हुई है। तो ये यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है इंग्लैंड में, वो हमारे देश के एमईए के लोग और हमारे इंटरपोल के लोग ज्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है वहां पर। हाँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं जी, ये आएंगे जरूर, और आएंगे तो वही हाल होगा बीएनएसएस का, जैसे शर्मा जी ने बताया कि पहले क्या था, पीओ जो होता था प्रोक्लेम ऑफेंडर या भगोड़ा हो जाता था। हाँ। वो अभी तो अगर बोलिए। सजा हो गया तो सजा रहेगा वो, और जब आएंगे तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उनका राइट खत्म हो जाता है ट्रायल कराने का, उनका डिफेंस का सब खत्म हो जाता है। ये नए कानून की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जब भी आएंगे इनको डेफिनेटली वही सजा मिलेगी जो हमारे कानून के हिसाब से है, और ये यहाँ पर भी लाने के बाद सजा ही भुगतेंगे, चाहे भले अभी कितना ही वो एंजॉय करें, कितना ही पार्टी करें, लेकिन यहाँ पर एक दिन आएगा कि वो कभी न कभी आएंगे। वो दिन कब आएगा वो हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। राव सर, उसका कितना इंतजार करना है? 70 साल का तो हो गया, माल्या जी जो है 70 साल के तो हो गए, अभी भी आप देखेंगे पार्टीज चल रही है, और जो विजुअल्स है सब समझ रहे हैं, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, सब देख रहे हैं आसपास क्या माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल है। ऐसा ही माहौल माल्या जी ने देश में भी किया था, उसके बाद गोली हो गए, उलाला उलाला होता रह गया, वो निकल गए, अभी भी उनका उलाला चल रहा है, लेकिन देश में हम लोग बहस में लगे हुए हैं। अश्विनी सर प्लीज, अश्विनी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब अभी चड्डा सर और मैं बात कर रहे थे ना, एक EMI बाउंस हो जाए घर पे आ जाते हैं बाउंसर, एक EMI बाउंस हो जाए तो घर पे बाउंसर, लेकिन जो पहले से डिफॉल्टर है उसको बैंकिंग सिस्टम में और पैसा दिया जाए, और पैसा दिया जाए, ऐसा माहौल बनवा दिया जाए, तो इस पर तो सवाल उठेंगे ना सर अश्विनी दा? नहीं, बिल्कुल उठने चाहिए। और पहले मैं एक संजय जी की बात जो उन्होंने मेरे लिए कही, मैं वो कह दूं कि मेरा इसमें ये नहीं था कि भाई किसी को जो है कन्विक्ट नहीं होना चाहिए या सजा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हम एक आदमी को टारगेट करके, कई बार होता है उसके साथ जो बड़ा नेटवर्क है ना वो स्केप हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है संजय जी, तो हर आदमी उसके लिए वो होना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में स्टर्लिंग बायोटेक का है, संजय जी जानते होंगे, लगभग 20,000 करोड़ का उसने बैंकों का देना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 5100 करोड़ पे इसका फैसला करो और इनको जो है फ्री कर दो। ठीक है, यानी यहाँ आने के बाद इन लोगों के साथ भी हमारे जस्टिस जो है वो क्या करेगा, तो क्या होगा उसमें, बैंक क्या करेगा? आप ये देखिए बहुत सारे केसों में होता है कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और इनके साथ जो कि एडवाइजर रहते हैं ना, बहुत बड़े एडवाइजर भी रहते हैं। तो और जो आपने बात की कि भाई छोटा सा वो बाउंसर्स वाला खेल भी होता है, लेकिन मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूं कि वो नौबत ही ना आए कि वो फ्रॉड कर सके, वो जितना उसका एलिजिबिलिटी है उससे ज्यादा लोन ले सके, वैसा नेटवर्क बैंकिंग में चाहिए। उसके लिए लोग चाहिए, लोग नहीं है। बार बार कहता हूं, लेकिन लोग कई बार समझते नहीं। भाई इतना कम स्टाफ है बैंकों में, इतना प्रेशर है कि वो सारी चीजें देख ही नहीं पाते। तो अश्विनी दा, अब तो इतने साल हो गए, आप जैसे स्मार्ट लोग हैं, मैं यकीन मानिए अश्विनी दा, आप जो कहते हैं मैं तो उसको ये पेन और डायरी में पहले लेके नहीं बैठता था। आप जैसे समझदार लोग आते हैं तो पॉइंटर लिखता हूं कि मेरे भविष्य के लिए भी मुझे काम आएगा। लेकिन अश्विनी दा मुझे ये तो बताइए, अब तो इतना टाइम हो गया, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को है, और अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम ही इतना लचर है तो प्रॉब्लम है ना फिर? वो फाइनल कॉल कब मिलेगी हमें?
मैं बार देखिए क्या है, कई बार लोग कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन हो गई। अरे भाई डिजिटल हो गए, कंप्यूटर लग गए, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए तो लोग चाहिए ना। लोग उसका चाहिए। ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, उसका फॉलो अप करने के लिए। और लोन क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोन दे दिया और आपका खेल खत्म हो गया, उसको फॉलो करने के लिए उसका हर स्टेप के ऊपर आपको फॉलो, ये सारी चीजें चाहिए। तो और जहां किसने दिया, किसके कहने, आज कम से कम मैं इतना कह सकता हूं कि बैंकों में फोन बैंकिंग नहीं होती कि फोन आया और आपने लोन दे दिया। पहले क्या होता था, दे दो और उसके बाद सोचा जाता था। बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है कि जितनी जल्दी बदलेंगे उतनी जल्दी पब्लिक को एक ट्रस्ट जो होता है वो आएगा, सरकार में भी बैंक में भी। वो बहुत जरूरी है, पब्लिक का ट्रस्ट, क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया तो बहुत अश्विनी दा, व्हाट ऑप्शन वी हैव? पब्लिक का ट्रस्ट बनाने के लिए व्हाट ऑप्शंस वी हैव? संजीदा, मेरे पास और क्या ऑप्शन है? तनख्वाह मेरी आएगी बैंक में ही, मैं चाहूं ना चाहूं, मेरे को ट्रस्ट हो ना हो, आएगी मेरी तनख्वाह बैंक में ही। मेरे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट अल्टरनेटिव डू वी हैव? अल्टरनेटिव है भाई, अल्टरनेट की बात भाई। आपको बैंकिंग तो करनी है ना, लेकिन बैंकिंग को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं, कैसे सिक्योर बना, वो तो सरकारी तंत्र, क्योंकि सरकारी बैंक है तो सरकार को ही करना पड़ेगा। और रेगुलेटर रिजर्व बैंक का तो उसमें रिजर्व बैंक बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी लूप होल, देखिए जो फ्रॉड करने वाला है ना, वो हर रास्ता ढूंढ लेता। आई नो संजय सर, मैं तुरंत आ रहा हूं, एक बार शर्मा सर का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद संजय जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं। शर्मा सर प्लीज आप मुझे बताइए, संजय सर इस तरीके के मामलों में, मतलब पहला सवाल, क्योंकि सीबीआई, मैं आई रेस्पेक्ट अ लॉट, मेरी एजेंसीज हैं, मेरे देश की एजेंसीज हैं, बहुत नाम है, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। आप लोग दिन रात काम करते हैं, जब हम लोग सो रहे हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है, तब भी आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, कवा अंडा कवा हर तरीके से। लेकिन एक ये भी तो होता है कि देश से बाहर जाना है तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा, वो भी मिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए आप जो अपना सवाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब मैं कोई अर्थ नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन मैं मोटे रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने दो इश्यूज उठाए हैं जी। एक तो हमारी बैंक व्यवस्था और दूसरा उनका एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक अर्थव्यवस्था, अपने इंटरनल मैनेजमेंट का सवाल है, मैं सीबीआई में 20 साल काम किया हूँ और बैंकिंग सेक्टर को मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस को देखा है। मैं अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि बैंकिंग दो किस्म की होती है, एक तो होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग और दूसरी होती है रिटेल बैंकिंग। हमारी बैंक व्यवस्था में रिटेल बैंकिंग ठीक है, इसलिए आप कहते हैं कि अगर एक ईएमआई नहीं दो तो घर पे आ जाते हैं, ये रिटेल बैंकिंग है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक का टॉप मैनेजमेंट है, यानी कि बैंक के बोर्ड हैं। यानी कि मैं बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि बैंकों को लुटाने वाला बैंकों का मैनेजमेंट ही है, टॉप मैनेजमेंट। एक तो ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सट्रेडिशन क्यों नहीं हुआ, इधर उधर की बातें हम सब कर रहे हैं, केस हमारा स्ट्रांग है, सब कुछ है, सारा क्राइटेरिया हमारा केस मीट विद करता है, लेकिन एक्सट्रेडिशन होता है पॉलिटिकल विल से। हमारे देश की तो पॉलिटिकल विल है कि आए वापस और ट्रायल को फेस करे, लेकिन वहां की पॉलिटिकल विल, इंग्लैंड की जहां ये बैठे हुए हैं, उस पर तो हमारा इतना अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने कहा, इसको शायद अप्रिशिएट नहीं किया गया, कि इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे देश के टॉप लीडरशिप में और उस देश की टॉप लीडरशिप में आपस में संबंध कैसा है। दूसरा, हमारी आर्थिक सामर्थ्य और मिलिट्री सामर्थ्य हमारी कितनी है, तो उस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए अपने आप को ब्लेम करना ऐसे मामलों में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। 9 साल निकल गए तो आप देखिए, चिड़िया भी उसमें पिंजड़े में नहीं रहना चाहती है, वो उड़ना चाहती है। तो ये लोग बेवकूफ़ हैं जो वहाँ चले गए हैं। अगर मेरी राय मानते तो यही ट्रायल फेस करते और वारा न्यारा कराते। वहाँ ये चिड़िया की तरह पिंजड़े में फंसे हुए हैं, बस पार्टियां ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए आप। कहीं और जा नहीं सकते। ये आएंगे कभी ना कभी, या वहीं मरेंगे या आएंगे, और जा कहीं नहीं सकते। और एक हमारे भाई ने अभी ये कहा कि उनकी ट्रायल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट वगैरह वो नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि BNSS यानी कि जो नई CRPC है, उसमें एक्स पार्टे ट्रायल
यानी कि अगर क्रिमिनल मौजूद नहीं है हमारे इंडियन कोर्ट के सामने तो भी ट्रायल हो सकती है Yes. और तो भी सजा मिल सकती है। हाँ। इसलिए उसका लाभ उठाते हुए हमें उनकी ट्रायल को आगे बढ़ा के सजा करा देनी चाहिए, जिससे जब भी आए जेल के अंदर ठूंस दिए जाएं। बस मेरा ये कहना है। ठीक है सर, आई विल कम बैक टू यू सर। चड्डा सर प्लीज, यू वांटेड टू रिएक्ट समथिंग प्लीज। यस, आई वांटेड टू से बहुत मैं दोनों बातों से शर्मा जी की पूर्णतः सहमत हूं। पहली बात ये थी कि हमारे जो लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल विल और उनकी पॉलिटिकल विल, और हमारे पॉलिटिशियंस जो टॉप लेवल पे देश को चला रहे हैं, उनके और जो जिस देश से आना यानी कि यूके यहाँ पे उनके संबंध कैसे, ये एक बड़ा अहम पहलू है। तो ये क्या दर्शाता है, मैं अपने आप जवाब नहीं दूंगा, स्वतः जान लेना चाहिए कि क्या दर्शाता है। आज 9-10 साल हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः पता नहीं क्यों ये कंफ्यूजन हो रहा है, मैं पुनः एक बार कहना चाह रहा हूं कि बीएनएसएस इन अभियुक्तों के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जब उनके द्वारा क्राइम किया गया तब आईपीसी के तहत सब हुआ, वो आईपीसी के तहत हुआ। और जो बीएनएसएस और बाकी आपके 3 नए कानून हैं, ये तीनों कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। आज भी मैं न्यायालय में जाता हूं तो 50 अगर केस है तो 38 केसेस जो हैं वो आईपीसी के चल रहे होते हैं और 2 केस जो करंट वाले होते हैं वो इसमें चलते हैं। एक छोटी सी बात, लेकिन जो इन पर्टिकुलर एक्यूज पर्संस के फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट है, उस एक्ट के तहत इनके अगेंस्ट आई थिंक 2017 या 18 का ये एक्ट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस एक्ट के तहत ही वो जो बिना इनको संबंध की सर्विस होने के बावजूद भी ना आने पे इनके खिलाफ, जिसे सर कह रहे हैं कि एक्स पार्टी, उसको एक्स पार्टी क्योंकि सिविल के केसेस में होता है, तो उनके खिलाफ प्रोक्लेम करके उनके खिलाफ ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा और उनको अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो भी ट्रायल खत्म हो जाएगा। अदरवाइज एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है, अगर ट्रायल में जो एक्यूज है वो मिसिंग है तो उसको पहले फाइल करना होता, उनको पहले हटाना होता, तब बाकी एक्यूज के खिलाफ जो ट्रायल है वो चलता है। ये मैंने एक लॉ बताने का प्रयास किया छोटे से, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा हमने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार, निश्चित तौर पे इस बात से मैं बिल्कुल विरोधाभास नहीं है कि हर चीज में जब अपील की गई, जहां पे उन्होंने एक्सट्रेडिशन नहीं करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, हर एप्लीकेशन का बहुत प्रॉम्प्टली सरकार ने जवाब दिया। अगर आप याद करें, एक अभियुक्त होता था, वो किसी अन्य कंट्री में थे, तो रातों रात यहां से फ्लाइट हम लोगों ने भेज के उनको यहां लाने की चेष्टा की, लेकिन संभवतः फिर हम लोग फेल हो गए, वो नहीं ला पाए। और ये बात भी सही है कि कई और ऑफेंडर्स जो है उनको लाया जा रहा है, लेकिन पावरफुल ऑफेंडर्स को नहीं लाया जा रहा है, ये भी बात है सामने। इससे ज्यादा स्पष्ट अब कौन को बोले? आप बताइए ना, कौन सा जो सुदृढ़ पैसे वाला जो यहां से लूट के लेके गया है 9-9 हजार करोड़ रुपए, वो नहीं आ पाया अभी तक। हम तो उसकी बात कर रहे हैं, सीधी बात है। तो जो इतने सारे कानून आपने मुझे गिनवा दिए, उनका डर तो बिल्कुल भी नहीं है, और खासकर ये मेरी आंखों के आगे जो वीडियो चल रहा है वो तो बता रहा है कि डर तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है डर, और ये एक बड़ी हम लोगों की वो है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको आज देश की ये, और मुझे ऐसा बिल्कुल इसमें देरी नहीं है, एक्शन बिल्कुल अब होने ही वाला है। और मैं आपको बधाई देता हूं, कोई और चैनल इस चीज पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें खामी दिख रही है, खामी दर्शानी नहीं है। ये एक बड़ा बहुत, जबकि जर्नलिस्ट का काम क्या है, सरकार की खामियां दिखाना, तो मैं भी उसी रास्ते में चलता हूं। तो संजिदा मैं चाहता तो अपना शो एक बीजेपी की तरफ से आ जाते, कांग्रेस की तरफ से आ जाते, थोड़ा बहुत लड़ लेते, दर्शक थोड़ी देर बहस देख भी लेते, वो नहीं करना ना। मैं आप लोगों से फैक्ट समझना चाह रहा हूं, ताकि कल कोई मुझसे पूछ ले, रोहित एज अ जर्नलिस्ट मुझे बताओ माल्या साहब कब आ रहे हैं, मुझे बताओ मोदी साहब कब आ रहे हैं, ललित मोदी, तो मैं कम से कम कुछ फैक्ट्स लेकर जाऊंगा ना, बताऊंगा ना। इसलिए तो आप सारे इतने एलीट पैनलिस्ट मैंने बुलाए। आई जस्ट कम बैक टू यू चड्डा सर। राव सर प्लीज। राव सर, मैंने वैसे तो शर्मा सर से पूछा, लेकिन शर्मा सर ने कहा कि मैं समझा नहीं पाया उनको, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो भागे यहां से, जब वो गए यहां से, बहुत सारे ग्रीन सिग्नल लेने पड़ते हैं ना, ग्रीन सिग्नल होंगे ही ना, तभी तो सीधा यहां से यूके। रोहित जी, बिल्कुल आपने सही नब्ज पकड़ी है इस केस की।
हाँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इतना कुछ करने के बावजूद उनको जाने कैसे दिया गया, उनके खिलाफ क्यों नहीं एलओसी खुलवाई, लुकआउट जो एलओसी होती है, हाँ। लुकआउट कार्ड होता है, वो क्यों नहीं खुलवाया गया, हाँ। जबकि ईडी को मालूम हो गया था कि इन्होंने ऐसा इतना बड़ा घपला किया है बैंक का, बैंक वालों को भी पता था, सब कुछ होने के बावजूद ये इतनी जल्दी से उड़ गए। यहाँ पर बड़ा एक पेच है कि ये कैसे उड़ गए, किसने किसने मदद की, ये सारी बात इन्वेस्टिगेशन में भी आनी चाहिए थी, भले ही वो नहीं है। हाँ। वो अलग बात है कि वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तो देखा जा सकता है ना कि वो कब गए, हाँ। कब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, क्या कोई किसी एजेंसी को ऐसे एंटिसिपेटेड नहीं होता है कि कोई आदमी कभी भी भाग जाएगा। हाँ। छोटे से केस में तो एलओसी खुलवा देते हैं। हाँ। मैंने एक देखा था कोई एक फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी एलओसी खुला हुआ है। बताइए। तो मतलब ये इतनी बड़ी एजेंसी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने क्यों भी ये एंटिसिपेट किया कि ये आदमी है कहीं भी भाग सकते हैं। हाँ। दूसरी बात, इनकी जितनी प्रॉपर्टी यहाँ है, मैं समझता हूँ कि आपको भी मालूम होगा, सभी पैनलिस्ट को भी मालूम होगा, काफी जो संपत्ति थी उनकी यहाँ पर, उसको कॉन्फिस्केट किया हुआ है सरकार ने, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि वो वहां पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं शर्मा जी की बात से सहमत इसलिए हूँ कि अगर वो समझदार होते तो यहाँ पर ही रहते, जाते नहीं और अपना केस खत्म करवा देते। इतनी संपत्ति इनके पास थी, वो संपत्ति देकर इसका पीछा छूट जाते और अभी वो आजाद आदमी की तरह आज तक होते हो। सही बात है। वो सजा भी होती, वो भी खत्म हो जाती, क्योंकि 7 साल से ज्यादा इसमें सजा नहीं है। हाँ। तो वो 7 साल से ज्यादा तो उनको भागे हुए हो गए। सही बात, 9 साल हो गए, 9 years प्लस काउंटिंग। लेकिन राव सर, आप मेरे साथ बैठते हैं ना, मेरे को अच्छा लगता है, कुछ अच्छी चीजें सीखता हूँ, सब सीखता हूँ। पासपोर्ट अलर्ट भी होता है, लुकआउट नोटिस भी होता है, लेकिन इस केस में खबरें मुझे याद है कि शायद पढ़ी होंगी, लुकआउट नोटिस जारी, बट इट ऑल फेल्ड। व्हाई? फेल वो या तो देर से हुआ। हाँ। जाने के बाद वो उसका क्या फायदा। अब ये बात भी है, जाने के बाद भी अगर कार्ड होता है तो उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई आदमी विदेश में चला गया और फिर भारत में आने की कोशिश करेगा तो आते ही एयरपोर्ट पे धरा जाएगा। ये भी उसका एक फायदा है। लेकिन जाने ही क्यों दिया, ये बड़ी बात है। और जाने देने के लिए कौन कौन जिम्मेवार थे, ये बात देखने वाली बात है। और ये लोन दिलाने में, जैसे आपने अभी कहा कि छोटा सा कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक वाले गाड़ी उठाने आ जाते हैं। हाँ। यहाँ पर इतने हजारों करोड़ों रुपए का घपला करके कोई आदमी, तो राव सर, शर्मा सर ने क्लियर कर दिया ना, राव सर, शर्मा सर ने कर दिया। एक होती है रिटेल बैंकिंग, एक है कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो टॉप मैनेजमेंट बैठा है उसी की सेटिंग है, वो जिसको चाहे जितना दे दे, जितनी बार दे दे। ये लूप होल सब भरे क्या? अश्विनीदा प्लीज आप इस पर मुझे जल्दी से रिएक्ट करके बता दीजिए। अश्विनीदा, 9 साल तो हो गए, एजेंसीज चलिए जो काम कर रही हैं, आप भी फाउंडर हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई चीज़ों को आप बताते हैं। आपको सुनना मतलब किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर सुनने जैसा है, कुछ ना कुछ सीखेगा ये आदमी। तो अश्विनीदा, ये रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो इनमें लूप होल्स पाए गए अब तक, उनको भरने का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है। 2 बातें बताऊंगा। एक तो हमने बहुत पहले एक सजेशन सरकार को दिया था जी, कि जिसका भी एनपीए हो जाता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको फ्लाइट की टिकट ही ना मिले, यानी उसको इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट जो है अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, वो बाहर उड़ के जा ही ना सके। ये एक सिस्टम बनाया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, संजय जी ने बिल्कुल सही, अपने शर्मा जी ने कहा कि रिटेल का आज बैंक जो है रिटेल के पीछे पड़े हैं। और जो कॉर्पोरेट का आपने कहा, हाँ। कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत सारे ऐसे बैंकों की टॉप मैनेजमेंट के लोग, अभी तक बहुत होता था, अभी उसमें बदल आया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें जितने लोग भी आते हैं और जिन्होंने भी इस तरह के काम करते हैं, फ्रॉड्स होते हैं या लोन लेके भाग जाते हैं, कितने ऐसे टॉप मैनेजमेंट को सीबीआई ने जो है जेल में डाला है, वो सब छूट के आ जाते हैं। उसके अलावा बैंकर्स के अलावा बोर्ड में सरकार का नॉमिनी होता है, सीए होते हैं, आरबीआई का नॉमिनी होता है। उन पर किस पर आज तक एक्शन हुआ है? मेरे तो बार बार यही कहना है कि भाई ये मिली भगत है। कोई एक चेयरमैन एक बैंक का अकेले कोई भी बोर्ड में डिसीजन नहीं ले सकता। वहां 11-12 लोगों का बोर्ड होता है, वो 11-12 लोग उसके लिए क्यों नहीं कन्विक्ट होते? किस बैंक में किस केस के अगेंस्ट हुआ है, क्यों नहीं होता वो? तो ये सिस्टम जो है ना, सिर्फ एक आदमी को पकड़ के और बाकियों को छोड़ देना, बैंकों में भी ऐसे बहुत बारी होता है कि ऊपर वाले को बचाने के लिए नीचे वाले को इस प्रकार चार्जशीट दे दो ताकि वो केस वहीं खत्म हो जाए और ऊपर वाला क्लियर हो जाए। ये जब तक ये चलेगा तो सीधा लोगों को लगता है ना कि भाई हमें मौका मिला है, 2-3 साल हम मैनेजमेंट में टॉप में रहेंगे, हम बैंक को लूटेंगे और चले जाएंगे। अरे भाई, जब तक उनको एक मैसेज बाकियों के लिए नहीं जाएगा, तब तक
ये सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो अश्विनीदा जो आपने इतनी बढ़िया एडवाइस दी, मेरे ज्ञान चक्षु तो खुले उससे कि फ्लाइट की टिकट ही ना मिले ऐसे लोगों को, पर इन लोगों के पास तो चार्टर है अपने। मैं तो कह रहा हूँ एटीसी क्लियरेंस भी ना मिले। और अरे आपने चार्टर तो एयरपोर्ट आपने से जो ये जाएगा एडवाइस ना। किया, सरकार ने इनको सुना कि नहीं सुना? नहीं, चार्टर तो एयरपोर्ट से जाएगा ना। हाँ। उसको कैसे क्लियरेंस मिलेगी? हाँ, एयरपोर्ट की क्लियरेंस कैसे मिलेगी उसको? नहीं ये टिप अच्छी है, भाई, लेकिन सबके इस पास- दिशा में काम हुए नहीं हुए? मेन तो वही है ना, इंप्लीमेंट हुआ नहीं कहाँ हुआ, हो रहे हैं? मॉनिटरिंग हुई मैं नहीं बता रहा हुई। हूं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल, हाँ। मैं बार बार अपने राव साहब भी बैठे हैं, कई चैनल पे कहा है कि आप ये जो है सड़क पे जो है सिम बांट रहे हो, बेच रहे हो, I know, अकाउंट ऐसे अश्विदा, खुल जाते हैं, yes. तो फर्जीवाड़ा होगा ना। हाँ, आप फर्जीवाड़ा के तय में जाओगे, वो शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ। आप ऐसे ही सिम ले लेते हो, उसके बाद अकाउंट खुलवा नहीं लेते हो। अश्विनीदा, अभी आपका अभी खेल शुरू अभी हो 2 जाता है। दिन पहले 3 दिन पहले आप मेरे साथ मेरे ही शो में जुड़े ना, ऑपरेशन ब्लड मनी, यकीन मानिए ऐसे रिस्पॉन्स आए ना उस पर, ऐसे रिस्पॉन्स आए, लोगों ने मुझसे कहा कि अश्विनीदा के साथ और बैठिए, अश्विनीदा के साथ और बैठिए। ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हजारों हजार लोग उस ऑपरेशन को देख रहे हैं और आप लगातार मैं तो एक्सपोज clear कर रहे हैं। बोलता हूं, मुझे मैं किसी से, मेरे को वो चिंता नहीं होती कि मेरे को किसी के साथ घबराहट है सरकार से या हाँ। बैंक के। भाई हमने क्यों करना है? जो गलत है ना, गलत हाँ। को गलत बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हाँ। हम बोलते हैं। शर्मा साहब, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं और हर किसी को विश्वास भी है कि आज नहीं तो कल वक्त तो आना है, दे विल बी बिहाइंड द बार्स, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के केसेस में ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आपने पहले ही बताया दोनों देशों के बीच किस तरह का बॉन्ड है, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत मैटर करता है। आपको लगता है कि अब हमारे देश इस दिशा में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं या चीजें वैसी की वैसी हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? Yes, my take is that we are doing much better than before. We have a dynamic political leadership, वाह, and I'm confident कि political leadership जो कर सकती है वो कर रही है। जी। लेकिन ये ताली जो है 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है ना। नहीं। दूसरा हाथ तो बहुत चालाक मुल्क का है। हाँ। वो इंटरनेशनल कैपिटल को अपने देश में रखना चाहते हैं। इसलिए माल्या और ये मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों को अपने देश में रखना चाहते हैं, जिससे उनकी कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट रहे। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सारा कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उस देश की पॉलिटिकल विल पे बहुत डिपेंड करता है। असली इशू बस यही है। बाकी एजेंसीज की कार्यप्रणाली पे बात करना या एजेंसीज को ब्लेम करना या ये कहना कि हमारा केस कमज़ोर है या मजबूत है, वो स्टेज अब निकल चुकी है। Obviously, अब sir. सारा कुछ पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये मेरी स्टडी है और यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी शर्मा तक सर, पिछले 20 सालों में मैंने बहुत एक्सपीडिशन कराए हैं। जी। ये अभी अबू सलेम की बात करी, पोर्चुगल से, वो भी हमने कराया था। बब्बू श्रीवास्तव वाला भी कराया था, सिंगापुर से बहुत एक्सपीडिशन कराए। तो जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होती और जो टेररिस्ट मामले हैं, पहले आज से 15 साल पहले उसमें भी बाहर से कोई क्रिमिनल नहीं आता था। लेकिन अब अमेरिका जैसे देशों से भी फटाफट क्रिमिनल वापस आ रहे हैं। ये एक्सट्राडिट हो रहे हैं। राणा जो बैठा है बॉम्बे ब्लास्ट केसेस में, ये उसका उदाहरण है। या उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, उस बारे में दूसरे कंसिडरेशन आ जाते हैं। सिक्योरिटी कंसिडरेशन एक कंसिडरेशन है और इकोनॉमिक कंसिडरेशन थोड़ा डिफरेंट कंसिडरेशन है। इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओके शर्मा सर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिमार्क, प्लीज आई विल कीप दिस इन माइंड। संजय सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जब कोई भगोड़ा खुद वीडियो में कह रहा है कि हम लोग तो सबसे बड़े भगोड़े हैं, हम दोनों तो भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं, ये वीडियो इस तरीके से साझा करना, एक तो ये है कि डर नहीं है, दूसरा ये नहीं है कि अब वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस है उनकी, हाँ भाई हम तो भगोड़े हैं, हाँ भाई हम तो भगोड़े हैं। उनके एक्सेप्टेंस की बात तो कहीं पे सवाल ही नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये तो हमारे कानून ने उनको भगोड़ा बनाया ना। हमारे कानून ने उनको डिक्लेयर किया है कि आप भगोड़े हैं। आप एक एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल हैं। ये यहाँ पे बाकायदा ऑर्डर पास हुआ है। तो ये तो जग निहित है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। उन्होंने इस चीज को व्यक्त कर दिया कि भाई हम तो भगोड़े हैं। तो एवरीबडी नोज, ये बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर वो भगोड़ा घोषित हुए हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसे हम कहते हैं, PO।
तो दैट इज देयर। बट आप ये देखिए कि आज वो लोग जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो हो जाता है उसकी जान निकली हुई होती है, सामने नहीं आता। एलन राव साहब से पूछिए, भारत में छोटे मोटे कई सैकड़ों की तादाद में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं जो भारत में ही रहते हैं, छुपते फिरते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का अर्थ है कि पुलिस वाले ही नहीं, अन्य व्यक्ति, आप और मैं भी उसको पकड़ सकते हैं। हाँ। ये उस व्यक्ति के खिलाफ बात है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाना अपने आप में एक बहुत जिसे कहते हैं ना अहम चीज है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के बाद वो तो शान से इसका कसीदा पढ़ रहे हैं कि साहब मैं तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की दम निकला होता, वो सामने नहीं आता। हाँ। कोई भी व्यक्ति उसको अरेस्ट कर सकता है। अच्छा संजय दा, एक चीज है संजय दा, इट्स बीन 9 years प्लस 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 और कितना? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है, मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो उन्होंने कहा कि अब तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है। हाँ। और हमारी जो सरकारें हैं वो पूरे प्रयासरत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी और बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ 10 दिन पहले 17 दिसंबर को, राव साहब 17 दिसंबर को एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिस एप्लीकेशन में ये कहा गया है कि हमारे पास ट्रिमेंडस और बहुत बेहतरीन सबूत हैं जो दर्शा रहे हैं कि हमारे ऊपर जाते ही अत्याचार होगा और हमारे को बहुत जिसे कहते हैं ना हमारा उत्पीड़न, प्रताड़ित किया जाएगा हमको। हाँ। हमारे ह्यूमन राइट्स की मैसिव अवहेलना होने वाली है। हाँ। इसलिए इन तथ्यों को देख के हमारे केस को रीओपन किया जाए। ठीक है, ये एप्लीकेशन 10 दिन पहले लगी है। समझ रहा हूँ। डर तो है कहीं ना कहीं, वीडियो में एंजॉय कर लो, घूम लो फिर लो, डिस्को में घूमो, गाने गाओ, डर तो है कहीं ना कहीं। राव सर प्लीज आप मुझे बताइए, राव सर शर्मा सर ने तो बोला कि ये पॉलिटिकल विल है, इट्स नाउ अबाउट पॉलिटिकल विल, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे पीछे एक स्टेप हो सकता है? मतलब आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप सब लोग इतना सीनियर है, मैं एक एंकर के तौर पर नहीं, एक स्टूडेंट के तौर पर बैठा हूँ आज। तो राव सर अगर मेरे शब्दों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, शर्मा सर मेरे शब्दों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप समझिएगा कि आप ही का बच्चा है, सवाल पूछ रहा है। तो राव सर इससे पहले एक और स्टेप भी तो हो सकता है। हमारी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, मैं मानता हूँ, मेरी दिल्ली पुलिस इतनी मजबूत है, हमारी जितनी भी अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ब्यूरोज हैं, वो इतने इंटेलिजेंट है। अगर एयरपोर्ट से ही धर दबोचा होता, इंग्लैंड तक जाता ही ना, तो उस दिशा में अपनी एजेंसीज मजबूत तो है ना, और बदलाव आया है ना। रोहित जी काफी बदलाव आया है। और ये वाली इन केसों के इन दोनों के बारे में वो ये 2 या 3 जितने भी हैं इनके बारे में वो स्टेज अब गुजर चुकी है। अब वो एयरपोर्ट से आने वाली बात अब खत्म हो गई है, अब तो वहां से लाने वाली बात है। और मैं समझता हूँ अगर पॉलिटिकल विल यूएस की, हमारे यहाँ से एमईए और अच्छी जो हमारी जो टॉप लीडरशिप है उनकी अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो मैं समझता हूँ वहाँ की पॉलिटिकल विल को भी झुकना पड़ेगा और उनको मदद करनी पड़ेगी हमारी। ये वो दिन दूर नहीं है और जल्द से जल्द आ जाएंगे। कितने ही भले ही अभी दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं, वो दिन उनके खत्म हो गए। नहीं वो बात तो सही कह रहे हैं राव सर, मैं ये कह रहा हूँ 10-12 साल की मेहनत के बाद हम मोदी को भी ले आए, ललित मोदी को हम ले आए, माल्या को भी, लेकिन फिर कोई दूसरा माल्या ना आ जाए ना, उससे पहले ही धर दबोचे ना। हाँ यस हाँ, कोई और ना हो, ऐसा कोई हमें एग्जाम्पलरी एक्शन लेना चाहिए। अभी भी ऐसी हमारा सिस्टम को, जैसे आपने अभी पूछा कि हमारे सिस्टम को ऐसा अपडेट करना चाहिए कि तुरंत ऐसे आदमी के बारे में कि वो भाग ना पाए। अभी तो भाग के उनको लाने की कोशिश हो रही है, ऐसा हो ही ना कि कोई भागने की कोशिश करे तो लेकिन भाग नहीं पाए। ऐसा सिस्टम हमें मजबूत करना चाहिए। उसके लिए हमारी सभी एजेंसीज को दोबारा से ये एक एग्जांपल है, एक ये केस स्टडी लेना चाहिए कि ये किस प्रकार से जल्दी भागे, इस प्रकार से और कोई ना भागे, ये दोबारा ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करनी पड़े। ये बात भी ठीक है, बहुत से एक्सट्राडाइट होकर दूसरे कंट्रीज से हमारे यहाँ आए भी हैं और उनके खिलाफ अभी केस भी चल रहे हैं, वो भी बात सही है। और ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जब हो गए यहाँ पे इंडिया में केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, वो ये भी है उनकी प्रॉपर्टी कुड़क होने का भी एक पीओ बनने के बाद में अब क्योंकि ये सीआरपीसी के तहत जाएगा, 83 सीआरपीसी में जितनी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है उसकी प्रॉपर्टी कुड़क हो जाती है, कितने भी हो सारे, वो सारी की सारी है, वो सारी कॉन्फिस्केट हो चुकी है। अब उनके पास जब आएंगे तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं है और छूट भी नहीं पाएगी और आएंगे तो आके यहाँ पर उसको केस को भुगतना ही पड़ेगा इनको अपने केस को। तो ऐसा कोई वो इनका कोई एस्केप रूट नहीं है अभी, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जितने दिन है उनके लिए मजे ले रहे हैं। उसके बाद तो अल्टीमेट रिजल्ट तो यही है कि यहाँ पर आएंगे या वहीं मर जाएंगे। अश्विनी सर, आई वांट यू टू कंक्लूड माय शो टुडे। अश्विनी सर प्लीज मुझे बता दीजिए
बैंकिंग सिस्टम के लिए टिप्स दे दीजिए, ताकि मैं बोलूं ना कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को है, तो बैंकिंग सिस्टम भी हमारा बहुत मजबूत है, फ्लेक्सिबल भी है, ऐसी चीजें रिपीट नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार उस बात के ऊपर जो है फोकस करता हूँ या स्ट्रेस करता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए हर आदमी के लिए, छोटे से लेके बड़े तक के लिए। जो उसके अंदर इन्वॉल्व है सबके लिए, ना कोई पॉलिटिशियन बचे, ना कोई ब्यूरोक्रेट बचे, ना कोई टॉप मैनेजमेंट बचे। जो भी जिसका भी उसमें कमी है, जिसके कारण से वो चीज हुई है, ही शुड नॉट बी स्पेयर्ड। तो अपने आप एक दो को सजा होगी तो बाकी लोग सुधर जाएंगे। डन डन। थैंक यू सो मच राणा सर, आप जुड़े मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर रियली। आज का जो ये पूरा डिस्कशन रहा ना, इट्स फुल ऑफ इनसाइट्स, फुल ऑफ व्यूज, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड आई रियली वांट टू थैंक Sharma sir. Thank you so much sir for your time. It's a pleasure having you. Sanjay sir, really pleasure. And Rao sir, always pleasure having you. Thank you so much. तो देखिए आज 5 की पड़ताल का निष्कर्ष बस इतना ही। जो MEA ने कहा वो बिल्कुल धरातल पर उतरता हुआ नजर आना चाहिए। भगौड़ों का हिसाब किताब होना चाहिए। इट्स हाई टाइम। 5 की पड़ताल में इतना ही। नमस्ते।